वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ पर आइए कंटिन्यू करते हैं। 547 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 548। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। फोकस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। आधुनिक भारत उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां पर रुके थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्ले मिंटो तक हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मॉडर्न हिस्ट्री में संवैधानिक विकास शुरू हो गया था। संवैधानिक विकास पर पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। ये इसका पार्ट 2 तो 1909 तक हो गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। बारी आती है 1919 की। तो कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है 1919 के भारत शासन अधिनियम को मोंटफोर्ट सुधार भी कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है इस अधिनियम में पहली बार द्वैध शासन प्रस्तावित किया गया जिसका उद्देश्य भारतीयों को उत्तरदायी प्रशासनिक कला की शिक्षा देना था। केंद्रीय स्तर पर पहली बार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर एक द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें। देखिए 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है ना। मोंटफोर्ड कहा जाता है क्या? देखिए मोंटफोर्ड भी कहा जाता है इसको। तो करेक्ट है ये। गलत मत कर देना इसको। गलत मत कर देना इसको। दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उपरोक्त तीनों के तीनों सत्य हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मोंटफोर्ट सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम में पहली बार द्वैध शासन प्रस्तावित किया गया जिसका उद्देश्य भारतीयों को उत्तरदायी प्रशासनिक कला की शिक्षा देना था। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मोंटेग्यू ने घोषणा की कि भारतीय प्रशासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाएगा तथा धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के उद्देश्य से सुशासन की संस्थाओं का क्रमिक विकास किया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना हुई तथा पहली बार दोनों ही सदनों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत प्राप्त हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 1919 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में स्टेटमेंट है दूसरे प्रश्न का भी, और बताना कि इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है इस अधिनियम के अंतर्गत या तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। किसके? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों पर भी लागू किया गया। इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र का परिसीमन था। इसके द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बीच प्रशासन के विषयों को केंद्रीय और प्रांतीय दो वर्गों में विभक्त किया गया। देखिए करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, करेक्ट है तीसरा, चौथा भी करेक्ट है, पहला गलत है क्योंकि इस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली नहीं। तो 2, 3, 4 बी। तो कथन एक गलत है क्योंकि प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी जिसमें सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था थी। मत देने का अधिकार संपत्ति संबंधी योग्यता पर आधारित था। महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। इसके द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बीच प्रशासन के विषयों को केंद्रीय तथा प्रांतीय दो वर्गों में विभक्त किया गया। प्रांतीय शासन के क्षेत्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। द्वैध शासन का जन्मदाता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? देखिए एक है स्थानीय स्वशासन, तो उसका उत्तर है लॉर्ड रिपन। यहाँ बात हो रही है द्वैध प्रशासन के जन्मदाता की। तो कौन है इसका आंसर? लायोनेल कर्टिस। तो द्वैध प्रशासन का जन्मदाता लायोनेल कर्टिस को माना जाता है। द्वैध शासन की रूपरेखा पहली बार लायोनेल कर्टिस तथा विलियम ड्यूक ने एक लेख द्वारा प्रस्तुत की। ये नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 1919 के अधिनियम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर 3 और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है इसके तहत प्रांतीय शासन के क्षेत्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को दो वर्गों में विभक्त किया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि कृषि तथा सहकारी समितियां हस्तांतरित विषय थे। बिल्कुल हस्तांतरित विषय थे ये। करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट। डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त सारे के सारे करेक्ट हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सहकारी समितियां हस्तांतरित विषय थे जिनका प्रशासन उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के हाथों में दे दिया गया। समाचार पत्र, राजस्व, सिंचाई, न्याय, वित्त, पुलिस आदि विषय आरक्षित श्रेणी में रखे गए जिनका प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी को करना था।
अन्य दोनों के दोनों कथन करेक्ट हैं। दोनों क्या, तीनों के तीनों करेक्ट हैं ना, ये तीनों कथन करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वशासन की स्थापना की गई, प्रांतों में दोहरे शासन का अंत किया गया, पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बताइए कौन सा सही है इसके संदर्भ में। देखिए चीज़ें देखिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है कैसे कैसा हुआ। 1919 में कुछ और, इसके बाद 1935 का अधिनियम आता है, उसको भारत शासन अधिनियम कहेंगे। पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना इसमें की गई, करेक्ट है। प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना इसमें की गई, बहुत पूछते हैं इस स्टेटमेंट को, किसमें की गई, 1935 के अधिनियम में। प्रांतों में दोहरे शासन का अंत कर दिया गया, ये भी सही है। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ये भी सही है। अलग से पूछा जा सकता है किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया, तो 1935 के अधिनियम के तहत। सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त सारे के सारे कथन सत्य हैं। इसके अतिरिक्त और क्या क्या किया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा बम्बई, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत एवं बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि अब भारत सचिव कुछ परामर्शदाताओं के परामर्श पर कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए, पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसके लिए साइमन कमीशन ने काउंसिल बनाने की सिफारिश की थी, बताइए। किसके लिए साइमन कमीशन ने काउंसिल बनाने की सिफारिश की थी। बर्मा को भारत से अलग करने के लिए, सिंध को बम्बई से अलग करने के लिए, उड़ीसा को अलग प्रांत बनाने के लिए, सेना का भारतीयकरण करने के लिए, किसके लिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। तो जरा देखिए, साइमन कमीशन ने काउंसिल बनाने की सिफारिश की थी बर्मा को भारत से अलग करने के लिए, उड़ीसा को अलग प्रांत बनाने के लिए, सेना का भारतीयकरण करने के लिए भी, और सिंध को बम्बई से अलग करने के लिए। सभी के लिए उपरोक्त डी 1 2 3 4 है इसका आंसर। तो उपरोक्त सारे के सारे करेक्ट हैं। देखिए, उक्त सिफारिशों के अतिरिक्त कमीशन ने केंद्र में भारतीयों को कोई उत्तरदायित्व नहीं देने, बर्मा को भारत से अलग करने तथा सिंध को बम्बई से अलग करने, उड़ीसा को अलग प्रांत बनाने, सेना का भारतीयकरण करने और भारतीय विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए काउंसिल बनाने की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेहरू रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। इसमें कहा गया कि भारत को पूर्ण स्वराज्य मिले, यहीं पे इसको रफा दफा करते हैं, पूर्ण स्वराज्य की बात नहीं की गई थी इसमें। औपनिवेशिक स्वराज्य मिले भारत को, डोमिनियन स्टेटस की बात करता है ना नेहरू रिपोर्ट, गलत है पहला स्टेटमेंट। तो ये तो सारा कट गया। देखिए यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, बच गया ना कितना टाइम, 2 3 4। तो पढ़ लेते हैं इसको। केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली हो, सही है। कार्यकारिणी पूर्ण रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो, करेक्ट है। भारत में एक संघीय प्रणाली स्थापित की जाए और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हों। भारत के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए, तो पहला वाला असत्य है, जबकि अन्य सारे के सारे करेक्ट हैं, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य मिले। इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। और केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली कायम हो, कार्यकारिणी पूर्ण रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो रहे, जबकि सिर्फ विदेशी मामले व सुरक्षा जो है वो ब्रिटिश नियंत्रण में थी। हो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, इसके तहत भारत परिषद समाप्त कर दी गई और भारत सचिव की सहायता के लिए कुछ सदस्यों की एक परामर्शदात्री समिति की नियुक्ति की गई। केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। वायसराय को मंत्री परिषद नियुक्त करने, भंग करने और अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। बिल्कुल ये करेक्ट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। तो देखिए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत परिषद समाप्त कर दी गई और भारत सचिव की सहायता के लिए 3 से 6 सदस्यों की एक परामर्शदात्री समिति की नियुक्ति की गई। इंडिया ऑफिस का खर्चा जो है वो अंग्रेजी राजकोष से देने का निर्णय लिया गया। केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया, अर्थात कुछ केंद्रीय विभाग कार्यकारी परिषदों अधिकतम 3 सदस्य द्वारा प्रशासित, जबकि हस्तांतरित विभाग जो है
वो मंत्रियों द्वारा प्रशासित किया जाना था। अधिकतम कितने? 10। और आरक्षित विभाग के अंतर्गत शिक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक मामले, जनजातीय मामले शामिल किए गए। अब देखिए वाइसराय की नियुक्ति जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, वाइसराय की नियुक्ति इंग्लैंड का जो सम्राट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की सलाह से करता था और उसके पास आरक्षित तथा विस्तृत कार्यकारिणी शक्तियां थीं। इसे मंत्रिपरिषद नियुक्त करने, भंग करने और अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने अनैच्छिक, अप्रजातंत्रीय और अराष्ट्रवादी अधिनियम कहा था? किसको कहा था? अनैच्छिक, अप्रजातंत्रीय और अराष्ट्रवादी अधिनियम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसको कहा था? 1853 के चार्टर को नहीं कहा था, 1919 के भारत सरकार अधिनियम को नहीं कहा था, 1909 के भारत परिषद अधिनियम को नहीं कहा था। इसको मार्लियामेंटो सुधार, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। 1935 के अधिनियम को कहा था इन्होंने। डी है इसका आंसर। तो देखिए कांग्रेस ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कटु आलोचना की। तत्कालीन अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनैच्छिक, अप्रजातंत्रीय और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी और कहा कि यह समस्त देश पर और सर्वसम्मत इच्छा के विरुद्ध लाद दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त इसे अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी गई। ये इम्पोर्टेंट है, प्रश्न अलग से पूछा जाता है, पूछा भी गया है कि किस अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी गई? तो भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है 1935 के अधिनियम को निम्नलिखित में से किसने पूर्णतया सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बताया है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी या फिर मोहम्मद अली जिन्ना? एलिमिनेट करिए थोड़ा। देखिए भगत सिंह तो 23 मार्च 1931 को चले गए, शहीद हो गए, तो ये तो हो नहीं सकता, इसका आंसर बी को एलिमिनेट कर दीजिए। अब तिलक थे तब तक, इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। गांधी जी, जिन्ना में से उत्तर है इसका। इसका उत्तर है डी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिए जिन्ना ने 1935 के भारत शासन अधिनियम को पूर्णतया सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बताया है। तो संवैधानिक विकास था ये भारतीय इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री में। अगले टेस्ट में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे 1935 का अधिनियम। देखिए इसमें हिस्ट्री में संवैधानिक विकास को अलग से करके ही पढ़ना पड़ता है, वरना सीक्वेंस में चला जाए तो अभी 1930 में सविनय अवज्ञा हो जाएगा, फिर 31-32 का पूना पैक्ट, 30-31-32 में गोलमेज सम्मेलन भी हो गए, लेकिन आएंगे वो आ गए, उसके कुछ प्रश्न कराए भी हैं। चले तो एग्ज़ाम से पहले कम से कम 600 टेस्ट तो कंप्लीट हो जाएंगे। उन 600 की अच्छे से तैयारी कर लेना, रिवीजन करते रहिए पुराना, जिन विद्यार्थियों को भी एग्ज़ाम देना होगा। धन्यवाद।